हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पटेल और हम इन्फ्लामेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन के सारे इवेंट्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन कवर करने वाले हैं। देखो, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स जो इन्फ्लामेशन में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हो, उन्हें हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है, ये दो टाइप के हैं। सबसे पहला है सेल डिराइव्ड और प्लाज्मा डिराइव्ड। सेल डिराइव्ड है वो भी दो टाइप के हैं। एक तो जो पहले से ही फॉर्म्ड होते हैं, प्री फॉर्म मतलब प्रेजेंट ही होते हैं बॉडी में, और दूसरे जो सिंथेसाइज डिनोवो होते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन में न्यूली फॉर्म हो गए। जो पहले से ही फॉर्म्ड होते हैं बॉडी में वो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। फिर जो न्यूली फॉर्म होते हैं उनमें से एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में हम पाफ बोलेंगे, ठीक है। फिर एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स और साइटोकाइंस। और जो प्लाज्मा डिराइव्ड होते हैं वो तीन ही होते हैं, एक तो कोएगुलेशन फैक्टर्स हो गए, फिर काइनिन्स हो गए और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इनके सोर्सेस हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं और कहाँ प्रिपेयर होते हैं। और तो और इनके फंक्शन कॉज हमें पढ़ने हैं। फंक्शन सबके अलग नहीं होंगे, सबका काम एक ही है, इन्फ्लामेशन कॉज करना। और अगर इन्फ्लामेशन सब कॉज करेंगे तो फिर उनके फंक्शंस तो अलग अलग हो नहीं सकते, तो फंक्शन सेम ही होंगे, बस उसको याद कैसे रखना है वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो चलो, सबसे पहले प्रीफॉर्म सेल डिराइव्ड हिस्टामिन से स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्टामिन के सोर्सेस तो अभी तक सबको पता ही होंगे। एक तो मास्ट सेल्स है और बेजोफिल्स है, ये दो पता होते हैं। जनरली प्लेटलेट्स के बारे में भूल जाते हैं, तो ये याद रखना। हिस्टामिन के तीन सोर्सेज है, एक है मास्ट सेल्स, फिर बेजोफिल्स और प्लेटलेट्स। फिर फंक्शन क्या कॉज करेगा? देखो, वेजोडाइलेशन करेगा और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। ये दोनों वेस्कुलर इवेंट्स थे, इसको ऐसे याद रख लेना। और इसके साथ साथ में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा। हिस्टामिन और सीरोटोनिन के याद रखना, तो आपको आगे और चीज़ों के फंक्शंस याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। हिस्टामिन के फंक्शंस क्या क्या है? वेजोडाइलेशन करेगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। फिर सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का सोर्स है प्लेटलेट और एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। ये एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स है, ये जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। और सीरोटोनिन का फंक्शन है वेजो कंस्ट्रिक्शन करना। देखो, सीरोटोनिन ना वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, पर फिर भी वो इन्फ्लामेशन में मीडिएटर होता है। ये एक रिसर्च का टॉपिक है, अभी तक किसी को क्लियर नहीं है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है फिर भी क्यों इन्फ्लामेशन में मीडिएट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद रख लो कि सीरोटोनिन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा पर फिर भी इन्फ्लामेशन को मीडिएट करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। फिर लास्ट टाइप जो कि प्री फॉर्म्ड सेल डिराइव्ड है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। ये मैं लास्ट लेक्चर में ही कवर कर चुका हूँ। इसको मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें से एंजाइम्स आती है। प्राइमरी को एजिरोफिलिक बोलते हैं और सेकेंडरी को स्पेसिफिक बोलते हैं। वो सारा मैंने कवर कर दिया है इन्फ्लामेशन के साथ, ठीक है। तो ये वहाँ से देख लेना, मतलब अभी तक देख ही लिया होगा पर फिर भी बता दो। फिर देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस होगा आर्जिनिन से। आर्जिनिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एंजाइम यूज होगी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज है NOS, ये तीन टाइप की होती है। INE, इसको ऐसे याद रखना। I मतलब इंड्यूसिबल, और यही एंजाइम होती है NOSI जो कि इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करती है। और बाकी की N है वो न्यूरोनल है और E है वो एंडोथीलियन है। इन दोनों का इतना रोल नहीं होता है। NOSI है मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज इंड्यूसिबल, वो इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करती। देखो, अभी नाइट्रिक ऑक्साइड के फंक्शंस क्या क्या होंगे? एक तो वेजोडाइलेशन होगा, फिर वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, और तो और साथ साथ में स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये तो हमें फिजियो से पता ही है, ठीक है। एक याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, बाकी ये तीन तो पता ही होंगे। फिर नेक्स्ट मीडिएटर है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। देखो, इसके नाम के हिसाब से इसको याद रखना। देखो, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, इसके सोर्सेस में प्लेटलेट तो हो गए, फिर मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दो याद रख लिए। फिर देखो, सेल्यूलर इवेंट्स किस किस के बीच में हो रहे थे? एक एंडोथीलियल सेल्स के बीच में और एक न्यूट्रोफिल्स के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लो, ये दोनों वो सेल्स है जो इन्फ्लामेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। और बाकी के एक उसके नाम में ये प्लेटलेट और एक मास्ट सेल्स को याद रख लो, मतलब इसके सारे के सारे सोर्सेस याद हो जाएंगे। फिर देखो, इसका फंक्शन क्या होता है? वेजोडाइलेशन तो करे गए,
वेस्कुलर परमिएबिलिटी तो कॉज करेगा ही, और ब्रोंकोस्पाज्म करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के सारे फंक्शंस वही है जो हिस्टामिन के, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसीलिए ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है। और इसके नाम में ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब ये प्लेटलेट्स को तो एक्टिवेट करेगा ही। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मीडिएटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मीडिएटर है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलाइट्स। देखो ये अपने फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, वो फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर कहाँ से आएगी? न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ये वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करेगा और उसे एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके दो पाथवे चलेंगे, एक है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और दूसरा है लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। सबसे पहले साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे डिस्कस करते हैं। देखो एराकिडोनिक एसिड पे एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस एक्ट करेगी और इसे प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में कन्वर्ट कर देगी, और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले वो थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्म करेगी और प्रोस्टासाइक्लिन को फॉर्म करेगी, जिसे हम PGI2 भी बोलते हैं। इन दोनों के फंक्शन से ना एकदम उल्टे हैं। देखो ये मैंने ब्लड वेसल ड्रॉ किया ना, इसको ऐसे याद रखना। थ्रोम्बोक्सिन A2 है ना, वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करेगा। देखो इसने ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज कर दिया। पर प्रोस्टासाइक्लिन है, ये एकदम उसका उल्टा काम करेगा, ये वेजो डायलेशन कॉज करेगा और तो और प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम कर देगा। ठीक है, ये दोनों को ऐसे याद रख लेना, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं। फिर देखो ये PGD2, E2 और F2 का भी फॉर्मेशन करता है। इसको याद रखने के लिए देखो ऐसे समझो, PGE2 को याद रखो। PGE2 फीवर कॉज करेगा। देखो E है तो यहाँ पर भी फीवर में E आ रहा है बार बार, और तो और पेन कॉज करेगा। ये दो चीज़ें कॉज करेगा। इसके ऊपर PGD2 है ना, ये सारे के सारे वो फंक्शंस कॉज करेगा जो हिस्टामिन कर रहा था, मतलब वेजोडाइलेशन करेगा, फिर इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी करेगा, और तो और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करेगा। और PGF2 है वो सीरोटोनिन का फंक्शन करेगा, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना तो आराम से याद हो जाएगा। ऊपर वाला है वो हिस्टामिन के सारे फंक्शंस करेगा और PGF2 नीचे है, मतलब सीरोटोनिन के सारे फंक्शंस कॉज करेगा। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे हो गया। अब लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे डिस्कस करते हैं। देखो एराकिडोनिक एसिड है, उस पर 5 लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम एक्ट करेगी और इसको HPETE में कन्वर्ट कर देगी। देखो HPETE का फुल फॉर्म जानना ज़रूरी तो नहीं है, पर आपको याद रखना हो तो याद रख लो, हाइड्रो परऑक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड। ठीक है, इतना लंबा कोई नहीं पूछने वाला आपको, तो याद न रखो तो ही अच्छा है। फिर देखो HPETE है वो आगे जाके ल्यूकोट्राइन का फॉर्मेशन करेगा। ल्यूकोट्राइन A4, B4, C4 और D4। उसमें ल्यूकोट्राइन B4 है, इसका फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कीमोकाइन है, कीमोटेक्सिस में हेल्प कर रहा था। ठीक है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट 5A भी था, फिर बैक्टीरिया भी था। याद है, रिकॉल करते रहो चीज़ों को तो आसानी से समझ में आती जाएगी। फिर देखो अब याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ल्यूकोट्राइन C4 और D4 है ना, वो मोस्ट पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, ये खास याद रखने की चीज़ है। अब देखो HPETE है, उस पर 12 लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम एक्ट करेगी और लाइपोक्सिन्स का फॉर्मेशन कर देगी। लाइपोक्सिन्स है ना, देखो इसको है ना LX और LT में कंफ्यूज मत होना, जो जबकि A4 और B4 कॉमन ही है। X मतलब लाइपोक्सिन्स है और T मतलब ल्यूकोट्राइन है, इसको सेपरेटली समझना। देखो लाइपोक्सिन्स है ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं नेचर। ठीक है, इसके बारे में एक ही पॉइंट जानना जरूरी था। अब सारे के सारे फंक्शंस तो हमें क्लियर है। ठीक है, अब इसको इनहिबिट कैसे करेंगे ना, वो देखो। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड A2 है, इसको कौन इनहिबिट करेगा? इसको स्टीरॉइड्स इनहिबिट करेंगे। ठीक है, देखो ये इसके ऊपर हम फार्मेक में पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं, ऑटोकॉइड्स। ठीक है, अभी उसका पूरा तो मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता, पर जितना पैथो में इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ही पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, फिर देखो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है ना, उसको इनहिबिट करेगी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, फिर इंडोमिथेसिन हो गई। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स है वो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करेगी।
फिर लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम को कौन इनहिबिट करेगा? लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम इनहिबिटर, उसको ज़ाइलेट्यूटोन बोल। फिर देखो ये ल्यूकोट्राइन से अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा हो तो हम ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते, LTR एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और इसके एग्जाम्पल है मोंटेल्यूकास्ट और ज़फिरल्यूकास्ट। ठीक है, देखो आज हमने टोटल कितने 6 मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिमेनिंग 4 भी हम कवर कर लेंगे। देखो सबसे पहले हिस्टामिन कवर किया, फिर सीरोटोनिन और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके थे। हिस्टामिन के सारे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। हिस्टामिन वेजोडाइलेशन कॉज करेगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेगा। फिर सीरोटोनिन है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, पर उसका इन्फ्लामेशन में रोल अभी भी रिसर्च का टॉपिक है। उसके बाद हमने नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्कस किया। नाइट्रिक ऑक्साइड में स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, ये इसका एक फंक्शन याद रखने जैसा है और वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, ये तो हमें पता ही है। फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, इसके नाम में ही सब कुछ है, ये मतलब ये प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होगा और प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करेगा। बाकी सारे तो इसके फंक्शंस हिस्टामिन की तरह सेम ही थे। और लास्ट में हमने एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया। उसमें ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है ना, इसको आप याद रखने की कोशिश करना, बहुत ही इजी है याद रखना। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और तो और इसमें ये सारी ड्रग्स भी मैंने आपको बता दी ना, वो आप फार्मेक में थोड़ा बहुत पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी के रेस्ट 4 मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। थैंक यू।